टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय। हमारे साथ इस बार हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। सर, आपका स्वागत हमारे शो में। और मुकेश पटेल जी अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं और बजट के बाद उन्होंने आपने पता चला काफ़ी रिसर्च किया है जो हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी काम की बात है। उन सारे रिसर्च पर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले दर्शकों को बता दूं कि आज के शो में क्या है खास। बजट से पहले और बजट के बाद खरीदी गई प्रॉपर्टी पर कैसे बनेगी टैक्स की देनदारी, इक्विटी पर लगने वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स घटाने के नायाब तरीके, और साथ में बताएंगे कि इंडेक्सेशन खत्म होने के बाद डेट म्यूचुअल फंड के रिडेम्पशन पर कैसे बनेगा टैक्स। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात बजट के उस विवादास्पद ऐलान का जिस पर सरकार ने पहले तो काफ़ी चाबुक चलाई, अब जाके वहाँ पर राहत दी है। वो राहत है आपको प्रॉपर्टी खरीदने वालों को जो प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं उस पर इंडेक्सेशन से जुड़े प्रावधान में राहत दी गई है। मैं कुछ राहत के डिटेल बताऊं, मुकेश पटेल साहब से समझ लेते हैं। मुकेश पटेल साहब, ये राहत कितनी बड़ी राहत है और क्या प्रावधान बदले गए हैं? जी, इन्होंने अब जो प्रस्ताव किया है जिसका सब स्वागत करेंगे वो ये है कि आप चुनिए, आपके लिए हम दोनों प्रपोजल्स ओपन रखते हैं। या तो अगर आप पहले तो नियम यह है कि 23 जुलाई के पहले आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर की गई होनी चाहिए और उसको बेचते हैं तो आप या तो इंडेक्सेशन का फायदा लेते हुए 20% का टैक्स भरिए या तो 12.5% भरिए, आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। आपको जो भी मन लुभावन होता है, जो भी आपके लिए फायदा कारक है, उसके आधार से आप जा सकते हैं। यू विल पे लोअर ऑफ द टू टैक्सेस, नॉट द हायर। इसमें मुकेश पटेल साहब, मेरा सवाल ये है कि ये तो टैक्स पेयर्स के ऊपर वित्त मंत्री ने छोड़ दिया कि 23 जुलाई 2024 से पहले अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसको बेचने पर आप दोनों विकल्प में से कोई एक विकल्प अपना सकते हैं। लेकिन दर्शकों को यह भी तो बताइए कि दोनों में से एक विकल्प कैसे चुने, उसका तरीका क्या होना चाहिए? बिल्कुल। अब लक्ष्मण जी, मैं एक केवल दो छोटे एग्जांपल्स देके मेरी बात क्लियर करूंगा। पहले मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी किसी ने बहुत पुरानी है और 2001 में उस प्रॉपर्टी की, जिसको हम फेयर मार्केट वैल्यू कहते हैं, वो 25 लाख की थी। अब इंडेक्सेशन के हिसाब से वो 3.63 टाइम्स होती है, तो उसकी अभी जो उसकी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आती है वो 90,75,000 आती है। और समझिए आपने ये प्रॉपर्टी 1 करोड़ में बेची तो आपको इंडेक्स्ड गेन जो हुआ वो 9,25,000 हुआ। इस पर आप 20% का टैक्स भरेंगे 1,85,000, 1,85,000। अब अगर इंडेक्सेशन निकल जाता था तो भले 12.5% होता था, लेकिन आपका जो गेन है वो सीधा 1 करोड़ और 25 लाख के बीच में 75 लाख हो जाता था, और 75 लाख पर 12.5% वॉज 9,37,500। तो ऑब्वियसली अब आप क्या कर पाएंगे कि यू विल से कि भाई मुझे ये 1,85,000 पसंद करना है, 9,37,500 का वो टैक्स नहीं देना है। अब कई केसेस में मान लीजिए आपने 2 साल पहले एक प्रॉपर्टी ली, अब तो 2 साल का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला रूल है और आप अभी बेच रहे हो, और ये समझिए 1 करोड़ में ली हुई प्रॉपर्टी कई बार एप्रिसिएशन हो जाता है, 1 करोड़ 60 लाख की हो गई, तो 60 लाख का गेन हुआ। अब 60 लाख 2 साल में जो आप इंडेक्सेशन गिनते हैं, तो इंडेक्सेशन के साथ ये जो आपका 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है उसका केवल समझिए 1 करोड़ 6 लाख के आसपास आपका इंडेक्सेशन आएगा। तो इस केस में जब आप समझिए 1 करोड़ 60 लाख में बेचते हैं तो 54 लाख पर आपको 20% भरना है, तो 10,80,000 टैक्स होता है। उसकी जगह आप ये 60 लाख पर 12.5% भरें तो केवल 7.5 लाख होगा, आपको 40% लोअर लायबिलिटी आएगी। तो मुझे लगता है, मैं कहता हूं कि ये आप चुन सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स ऑफ योर केस। गिनती कर लीजिए, जो फायदा कारक है वो ले लीजिए और खुश हो जाइए। तो मुझे लगता है कि मुकेश पटेल साहब कि जो प्रॉपर्टी ज़्यादा पुरानी है
तो मुझे लगता है कि उस पे हो सकता है कि आपको इंडेक्सेशन के साथ 20% वाला ज़्यादा फायदेमंद हो। जो प्रॉपर्टी थोड़ी सी नई है वहाँ मगर इंडेक्सेशन वाला आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। एक छोटा सा ब्रीफ मुझे बता दे, संक्षिप्त में अगर बता सके 2 या 3 लाइन, गुरु मंत्र होगा हमारे लिए। 2-3 लाइन मगर मुझे ये बता सके। कई लोगों के फोन आए, इसलिए मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं। कई लोगों के फोन आए, वो पूछना ही चाहते इंडेक्सेशन होता क्या है, अगर संक्षिप्त में बता दे तो। अब अभी देखिए, ये इंडेक्सेशन जो है ना, जो हम जानते हैं कि बिकॉज ऑफ द राइजिंग इन्फ्लेशन जो रूपी की वैल्यू है वो डाउन होती जाती है। रूपी डाउन होता है, जो चीज वस्तुएं होती है, प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड, वो उसकी कीमत ऊपर जाती है। तो इंडेक्सेशन का नियम ये है कि जो हर साल जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में बढ़ोतरी होती है इन्फ्लेशन के रेट के हिसाब से, कंज्यूमर इंडेक्स में, उसमें आप 75% ऑफ दैट वो लेके, तो हर साल आम तौर से डिपेंडिंग ऑन एवरेज 5% का आप समझिए इंडेक्सेशन। जैसे लास्ट ईयर 348 था इंडेक्स, तो इस साल वो 363 हुआ, अबाउट 5% का राइज हुआ। तो ये जो आपको कुशन मिलता है, दैट हेल्प्स यू इन टेकिंग यू एंड गिविंग यू अ शेल्टर अगेंस्ट द टैक्सेस। बिल्कुल मुकेश पटेल साहब ने काफ़ी आसान भाषा में समझाया। अगर थोड़े से आप दर्शकों के भाषा में कहूँ तो कई बार होता है ना, इंक्रीमेंट हो गया तो आपकी शिकायत रहती है कि इंक्रीमेंट कौन सा इंक्रीमेंट, इतना तो इन्फ्लेशन ही बढ़ गया, तो ले दे के बराबर ही पड़ गई सैलरी। तो वही जो आप जोड़ते हैं हिसाब किताब, वही प्रॉपर्टी के मामले में सरकार जोड़ कर बताती है कि आपकी कीमतें बढ़ी प्रॉपर्टी की, लेकिन चूंकि महंगाई बढ़ गई उस अनुपात में, तो वो आपका नहीं माना जाएगा बढ़ी हुई कीमत, इसीलिए इंडेक्सेशन का फायदा यहाँ पे दिया जाता रहा है। चलिए इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे कोई भी कन्फ्यूजन इस पूरे मामले पर तो आप हमें लिखिएगा tax@moneycontrol.com पर। अगले एपिसोड में आपके हर कंफ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो रही है तो बताइएगा, वो भी आपको दूर करने की कोशिश करेंगे। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं मोहाली से नरेंद्र पाल सिंह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नरेंद्र सिंह पाल, नरेंद्र जी क्या हाल है, बताएं क्या सवाल आपके पास? बहुत बढ़िया लक्ष्मण जी। सर मेरा सवाल ये है कि मेरे फादर ने एक प्लॉट बुक किया था किसी बिल्डर के पास चंडीगढ़ में 2012 में। ठीक है। उन्होंने हमें उसका पोजेशन नहीं दिया और उसको कंप्लीट नहीं कर पाया बिल्डर प्रोजेक्ट को। अच्छा। तो हम कंज्यूमर कोर्ट में गए, तो कंज्यूमर कोर्ट स्टेट कमीशन से हमारे फेवर में फैसला आया और फिर नेशनल कमीशन से भी हमें कंपनसेशन अवार्ड हुआ कोई 9% इंटरेस्ट के हिसाब से। तो सर ये मेरा सवाल है, जो ये कंपनसेशन मिला है ये टैक्सेबल है या नहीं, और अगर टैक्सेबल है तो ये 2012 से हम अभी तक इसको पर ईयर डिवाइड कर सकते हैं? ठीक है, मुकेश जी बताएंगे। मुकेश साहब क्या सुझाव है इनके लिए? लक्ष्मण जी, ये इन्होंने बहुत ही रोचक सवाल पूछा है। कई दर्शकों के मन में, क्योंकि ये जो नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल ग्रीवेंस कमीशन जो है उसके अवार्ड्स रहते हैं, और खास तौर से जो रेरा के आने के बाद बहुत सारे केसेस में रिलीफ दी जाती है इन्वेस्टर्स को जहां उनको इनजस्टिस हुई हो। अब ये जो कॉम्पेंसेशन दिया जाता है, जनरली आपने जैसे बताया कि भाई पहले 13% दिया, फिर 9% दिया इंटरेस्ट के फॉर्मूला में। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में ये जो नेशनल कमीशन है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, ये उसका बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, उसने खुद ने एक वर्डिक्ट दिया है, एक डिसीजन दिया है क्लैरिफाई करते हुए, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी रहेगा। उन्होंने ये कहा है कि जो हम कॉम्पेंसेशन देते हैं, मुआवजा, वो एक फॉर्मूला एक हम ऐसी अडॉप्ट करते हैं इंटरेस्ट के बेस पर टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ कॉम्पेंसेशन। हालांकि जो हम कॉम्पेंसेशन दे रहे हैं वो इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि सवाल ये खड़ा हुआ था कि जब ये कमीशन कुछ अवार्ड करता है, भले इंटरेस्ट कहे, तो उस पर 194A का टीडीएस लगेगा या नहीं। तो उन्होंने कहा कि टीडीएस नहीं लगेगा, क्योंकि भले हम यूज करते हैं इंटरेस्ट की लैंग्वेज की फॉर्मूला के लिए, पर इट इज प्योर कॉम्पेंसेशन। और इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल्स के और कोर्ट्स के बहुत सारे डिसीजंस हैं कि जब ये आपको कॉम्पेंसेशन मिलता है तो इट इज अ कैपिटल रिसीट,
और कैपिटल रिसीट जो है इट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तो इनके लिए खुश खबर यह है कि इनको जो पूरा 17,37,000 मिला है, भले उसको इंटरेस्ट स्टाइल किया गया है, लेकिन इट विल बी कंप्लीटली टैक्स फ्री। ही कैन क्लेम द बेनिफिट ऑफ दैट। बिल्कुल नरेंद्र जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल टैक्स फ्री है, आप इसको बेनिफिट को क्लेम कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अब? थैंक यू वेरी मच सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद CNBC आवाज़ से संपर्क करने के लिए। और कई सारे सवाल हैं मुकेश पटेल साहब, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बताएंगे कि इक्विटी पर लगने वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स घटाने के नायाब तरीके बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, चूंकि ब्रेक पे जाने से पहले प्रॉपर्टी की बात हो रही थी, तो एक सवाल प्रॉपर्टी जुड़ा हुआ है, उसी को हम लोग लेते हैं। दिल्ली से CS खन्ना साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खन्ना साहब नमस्कार, बताएं क्या सवाल आपके पास? नमस्कार लक्ष्मण जी, नमस्कार पटेल साहब। मेरे बेटे ने नमस्कार। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में शेयर्स बेच के उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अवेल किया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, ठीक है, जो कि उसके पास और उसके बाद पहले 2 फ्लैट थे, तीसरा फ्लैट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसने उसको सारी राशि को इन्वेस्ट कर दिया। तो क्या वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तीसरे फ्लैट में इन्वेस्ट जो कराया उसका टैक्स बेनिफिट ले सकता है? मेरा प्रश्न ये है। ठीक है मुकेश जी। खन्ना जी, आपके केस में थोड़ी गड़बड़ जरूर हो गई है, क्योंकि 54F में आपको एग्जम्पशन लेना है और 54F में नियम यह है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है तो आप जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं दैट कैन बी योर सेकंड प्रॉपर्टी बट इट कैन नॉट बी योर थर्ड प्रॉपर्टी। अब आपके केस में एक से ज्यादा माना कि 2 प्रॉपर्टीज ऑलरेडी है और आपने तीसरी प्रॉपर्टी में आपका गेन इन्वेस्ट किया है, तो 54F में ये एलिजिबल होगा नहीं और आपको टैक्स का कोई फायदा अनफॉर्चुनेटली मिल नहीं पाएगा। ओह, ये बड़ी बात है कि तीसरी प्रॉपर्टी है, इस वजह से इनको ये फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। दूसरी होती तक तो बात वहाँ तक चल जाती, लेकिन यहाँ पे आपको फ़ायदा नहीं होगा, टैक्स देना पड़ेगा। खन्ना साहब, ये बिल्कुल साफ़ है और हम लोग टैक्स गुरु का मकसद भी यही है कि नियम के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के तरीके बताते हैं और नियम के दायरे में अगर आएँ तो टैक्स आपको देना पड़ेगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें लिखिएगा tax@moneycontrol.com पर। और इससे पहले कि आय का सवाल लें, मुझे अभी ध्यान आया कि जब हम लोग प्रॉपर्टी पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की बात कर रहे थे मुकेश जी, तो इक्विटी के शेयरों में भी सरकार ने टैक्स में बदलाव किया है बजट में। अब 23 जुलाई 2024 से जो भी इक्विटी शेयर में जो भी लेन देन होगा उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के तहत सेक्शन 111A में 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी 20% के दर से। तो जिनकी आमदनी 30% के ब्रैकेट में आते हैं, सैलरी ब्रैकेट में, वो तो खुश हो जाएंगे क्योंकि 20% ही देना पड़ेगा। लेकिन जिनकी सैलरी ब्रैकेट, जिनकी आमदनी है वो 15%, 10% के ब्रैकेट में आते हैं, उनके लिए तो बड़ी मायूसी खबर है। क्यों? बिल्कुल लक्ष्मण जी, अब ये प्रॉब्लम इसलिए खड़ा होता है कि अगर हम देखें तो जब ये पूरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का प्रोविजन आया था वो करीब आज से 20 साल पहले 2004 में, तो उस समय पे क्या था कि आपके रेट्स जो थे वो केवल 10, 20 और 30 थे और आपके जो एग्जम्पशन लिमिट्स थे उसको ध्यान में रखते हुए जो छोटा टैक्स पेयर या मिडिल क्लास का जो टैक्स पेयर होता था उसके लिए वो 10% का उस टाइम का गेन वाज लाइक अ कंसेशन टू हिम, क्योंकि पूरा ऑब्जेक्टिव ये था कि आप इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट करें। अब क्या 10 का 15 हुआ 2009 में और 15 का 20 हो गया और आप देखिए ये नई स्कीम के कारण अब क्या हो गए आपके रेट्स 5, 10, 15, 20 और 30। अब आप देखिए तो 12 लाख तक तो आपका टैक्स का रेट जो है वो 15% से बढ़ता ही नहीं है। तो 12 लाख तक की जो इनकम वाले हैं वो लोग तो चिल्लाएंगे, वो तो कहेंगे कि यार ये हम अगर ये नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखाते थे तो हमारे लिए ये 5%, 10% या 15% होता था। अब ये मुकेश जी 111A में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है
तो सीधा हमको 20% पर टैक्स मुकेश भरना जी, पड़ता है। मुकेश जी, चूंकि आपने कहा कि वाकई ये दर्द है, तो चूंकि मुकेश पटेल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो लोग सोच रहे हो कि शायद इस दर्द का इलाज भी मुकेश जी बताएं, कुछ है? इसका बखूबी एक थोड़ा थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स हम हमारे दर्शकों से शेयर करें, और हालांकि वो बिल्कुल कानूनन है, ये मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं, थोड़ा ट्रिकी है, बट इट इज लीगल एंड लॉफुल। तो आपको समझना ये है कि अगर 111A में ये 20% का टैक्स कब लगता है, जब आप STT भर के एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं लिस्टेड शेयर्स, तो आपको 20% लगता है। अब कोई स्मार्ट इन्वेस्टर है, वो ये कहेगा कि भाई मेरा तो 15% से ज्यादा टैक्स का रेट ही नहीं है, तो मैं क्यों ना थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके मैं इसको ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन करूं। क्योंकि ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन में जब आप डायरेक्ट डीमैट टू डीमैट किसी और के अकाउंट में करते हैं, यू आर डूइंग इट एट द लिस्टेड प्राइस, पर आप STT नहीं भरते हैं। चलिए ठीक है, ऑफ मार्केट करेंगे। आपको फायदा ये मिलता है कि इट विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल शॉर्ट टर्म गेन, तो आपको बहुत टैक्स बचेगा इस पर। चलिए, तो यही मैं कह रहा था, मुकेश पटेल साहब हैं तो कुछ न कुछ तरीका आपको ज़रूर बताएंगे, और मुकेश पटेल साहब ने बखूबी तरीका बताया है। अब वापस से चलते हैं सवाल पे। समस्तीपुर से जितेंद्र कुमार सिंह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, बताएं क्या सवाल आपके पास? जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मेरा सवाल है, हाँ, नए नियम के अनुसार अब ओवरसीज फंड एवं फंड्स ऑफ फंड को 2 साल बाद सेल करने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% लगेगा। तो मेरा सवाल है कि जो 10% स्लैब रेट में आएंगे, तो क्या उनको भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% लगेगा? चलिए, बहुत दिलचस्प सवाल है मुकेश जी, क्या कहेंगे इनको? जी, अभी लक्ष्मण जी ऐसा है कि 2023 के फाइनेंस एक्ट के तहत एक नई सेक्शन इंट्रोड्यूस की गई, सेक्शन 50AA, और उसमें ये प्रावधान किया गया 50AA में कि जो भी आपके स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स हैं, और उसमें उसकी व्याख्या दी गई कि डेट फंड है, मनी मार्केट फंड है, और उसकी डेफिनेशन में ये कहा गया कि जो फंड इक्विटी, इंडियन इक्विटी में 35% से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, उसको इक्विटी मान के आपका जो रेट होगा वो 10% होगा, या अभी 12.5 कहा गया है। पर अदरवाइज ऑल अदर डेट फंड्स इंक्लूडिंग ये जो फंड ऑफ फंड है या ETFs है, गोल्ड फंड है, वो सब बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन वो ये डीम्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के दायरे में आ जाते थे आफ्टर 1 अप्रैल 2023। तो इसमें काफी कुछ रिप्रेजेंटेशन था। तो अभी क्या इनको लगेगा, इनको कंफ्यूजन इनका से, अभी इनको क्या करना पड़ेगा? 12.5% देना पड़ेगा कि 10% देना होगा? कि हाँ, नहीं, उन्होंने चेंज ये किया है कि नाउ दे हैव चेंज द डेफिनेशन ऑफ द स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। तो अगर 35% जो है इक्विटी का जो था, उसके जगह उन्होंने कहा कि 65% से ज्यादा अगर डेट में होता है, तो इसका सीधा फायदा ये होगा कि गोल्ड फंड, ETF और फंड ऑफ फंड वो डीम्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में नहीं, लेकिन 12.5% के टैक्स रेट में आ जाएंगे। तो इनका 12.5% के रेट में आएगा जी, जो अदरवाइज इट कुड हैव गॉन अप टू 30%। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं धनबाद, जहां हरेंद्र सिंह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरेंद्र सिंह साहब, क्या सवाल आपके पास? मुकेश पटेल साहब नमस्कार। लक्ष्मण जी आपको भी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा क्वेश्चन ये है नमस्ते कि भैया। मैं टैक्स फ्री बॉन्ड लेना चाहता हूं, और मेरे पास है भी टैक्स फ्री बॉन्ड जो मार्केट से परचेज किया गया है, वो मान लिया जाए कि जो उसका यूनिट प्राइस 100 रुपया एक्चुअल है, 1000 एक्चुअल है, उसके जगह पे 1100 रुपया में लिया गया है, और लेने पे हमको जो एनुअली या क्वार्टरली जो हाफ ईयरली हमको इंटरेस्ट मिल रहा है वो तो टैक्स फ्री है।
मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर वो टैक्स फ्री होने के बावजूद अगर हम जब मैच्योरिटी होगा तो मेरा जो इशूअर है वो हमको प्रारंभिक रेट ही देगा, दैट इज 1000। तो क्या जो 1100 में खरीदा गया बॉन्ड है 1000 में बेचा जाए तो 100 रुपए का लॉस कैसे एडजस्ट किया जाएगा? क्योंकि वो तो हमको नॉमिनल लॉस हो रहा है, तो इसको इनकम टैक्स में कैसे क्लेम करेंगे, या फिर ये करने का कोई दूसरा? मुकेश जी, क्या उपाय है इनके लिए? नहीं, नरेंद्र पाल जी, आप बेफिक्र रहिए। देखिए, आपके केस में टैक्स फ्री बॉन्ड जो है वो तो उसकी इनकम के लिए टैक्स फ्री की गिनती होती है, लेकिन जब भी कोई बॉन्ड आप बेचते हैं तो मान लीजिए आपने जो प्राइस में खरीदा और जो प्राइस में उसका रिडेम्पशन हुआ या तो आपने बेचा, उसका डिफरेंस कैन बी आइदर गेन और लॉस। अब आपने 1100 में खरीदा है प्रीमियम के साथ, तो आपकी परचेज प्राइस हो गई 1100। आपको जब रिडेम्पशन होता है तब 100 मिलता है, तो ये जो आपका 1000 मिलता है, माना जो डिफरेंस है 100 रुपये का, यू कैन क्लेम इट एज लॉस डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म द पीरियड ऑफ होल्डिंग। लेकिन आप इसको लॉन्ग टर्म, इसको लॉस के तौर पे आप क्लेम कर सकते हैं। क्यों मुकेश जी, लॉस के तौर पे क्लेम कर सकते हैं? एक लाइन में यही कहूं इनको, समय कम है शो में इसलिए मैं आपसे जल्दी जल्दी पूछ रहा हूं, एक लाइन में जवाब क्या होगा इनके? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जो भी होगा, बट ही कैन क्लेम इट एज अ लॉस, नॉट टू वरी। ये नोशनल नहीं है, इट इज एक्चुअल। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि हरिंदर सिंह साहब आपको आपके उलझन दूर हो गई होगी। मुकेश पटेल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए और सभी सवालों का जवाब बहुत ही आसान भाषा में देने के लिए और कई सारे बेहतरीन टिप्स बताने के लिए। दर्शकों से यही कहूँगा कि आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए टैक्स@